नमस्ते दोस्तों, हम अब पढ़ेंगे हिंदी के विविध रूप। भाषा भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। यानी भाषा मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा का क्षेत्र हिंदी भी भाषा की मुख्यतः 3 क्षेत्र माने जाते हैं: राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क या व्यवहारिक भाषा। राजभाषा किसी भी राज्य सरकार की भाषा राजभाषा कहलाती है, अर्थात सरकार या राजकार्य जिस भाषा में संपन्न होता है उसे राजभाषा कहा जाता है। संपर्क या व्यवहारिक भाषा लोगों के द्वारा अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा संपर्क भाषा या व्यवहारिक भाषा कहलाती है। राजभाषा का तात्पर्य: भारत के संविधान स्वाधीनता से पहले हिंदी में राजभाषा शब्द का प्रयोग प्राय नहीं मिलता है। सबसे पहले सन 1949 ईस्वी में भारत के महान नेता श्री राजगोपालाचारी ने भारतीय संविधान सभा में नेशनल लैंग्वेज के समानांतर स्टेट लैंग्वेज शब्द का प्राय इसी उद्देश्य से किया है। इसका राजभाषा का तात्पर्य: राजा शासक अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत भाषा। भारतीय लोकतंत्र में शासन या सरकार का गठन संविधान की प्रक्रिया के अंतर्गत होती है। अतः दूसरे शब्दों में राजभाषा का तात्पर्य है संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधानमंडल तथा न्यायिक कार्यकलापों के लिए स्वीकृत भाषा। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर: राजभाषा के स्वरूप को भली भांति समझने के लिए राष्ट्रभाषा शब्द के व्यापक अर्थ पर ध्यान दें आवश्यक है। राष्ट्रभाषा का अभिप्राय है: राष्ट्रभाषा राष्ट्र की भाषा, समूचे राष्ट्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा। इस दृष्टि से भाषा के प्रमुख रूप में से प्रयुक्त होने वाली सभी भाषाएं राष्ट्रभाषा कहलाने की अधिकार नहीं है। इस प्रमुख भारतीय भाषाओं का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 344A और 351 के संदर्भ में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। मूल संविधान में इस अनुसूची में 14 भाषाएं सम्मिलित है। बाद में हुए संशोधन के अनुसार अब इस सूची में 22 भाषाएं शामिल है। इस प्रकार राष्ट्रभाषा का अभिप्राय है अखिल भारतीय स्तर पर राजकीय कामकाज के लिए माध्यम के रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा। राजभाषा स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना और भारत के गैर राज्य बन जाने से पहले राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में होता था जिस अर्थ में आज राजभाषा शब्द का प्रयोग होता है। हिंदी साहित्य का लगभग 1000 वर्ष का इतिहास इस बात का साक्षी है कि हिंदी 11वीं शताब्दी से ही प्राय अक्षुण्ण रूप में प्रतिष्ठित रही है। चाहे राजनीतिक प्रशासन के स्तर पर कभी संस्कृत, कभी फारसी, बाद में अंग्रेजी को मान्यता प्राप्त रही, किंतु समूचे राष्ट्र के जन समुदाय के आपसी संपर्क, संवाद, संचार, विचार विमर्श, सांस्कृतिक ऐक्य और जीवन व्यवहार का माध्यम हिंदी ही रही। 20वीं शताब्दी के मध्य 1947 ईस्वी में जब भारतीय विदेशी रूप से परिभाषित किया जाना आवश्यक हुआ, यद्यपि व्यवहारिक स्तर पर आज संयोग वंश हिंदी राष्ट्रभाषा होने के साथ साथ
राजभाषा के रूप में भी मान्य है। तथापि संवैधानिक स्तर पर इन दोनों की अवधारणा अलग अलग है। संक्षेप में दोनों के स्वरूप को अलग करने वाली प्रमुख विभाजक रेखाएं निम्नलिखित है। राष्ट्रभाषा समूचे राष्ट्र के अधिकांश जन सामान्य द्वारा प्रयुक्त होती है। देश के अधिकतर भागों में आम लोग जिस भाषा में आपसी बातचीत, विचार विमर्श और लोक व्यवहार करते हैं वही राष्ट्रभाषा है। दूसरी ओर राष्ट्रभाषा का प्रयोग प्राय राजकीय, प्रशासनिक तथा सरकारी, अर्ध सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों द्वारा होता है। विविध प्रकार के राजकीय कार्यकलापों की माध्यम भाषा राजभाषा कहलाती है। राजभाषा का शब्द भंडार देश की विविध बोलियों, भाषाओं से समृद्ध होता है। उसमें लोकप्रिय के अनुसार नई शब्दावली जुड़ती चली जाती है, जबकि राजभाषा का शब्द भंडार एक सुनिश्चित सांचे में ढला होता है और प्रयोजन विशेष के लिए निर्धारित प्रयुक्तियों तक ही सीमित होता है। राष्ट्रभाषा जनता की भाषा है, जबकि राजभाषा प्रशासक वर्ग की भाषा है। राष्ट्रभाषा का प्रयोग अनौपचारिक रूप से उन्मुक्त और स्वच्छंद शैली में है। राष्ट्रभाषा औपचारिक की मर्यादा सीमाओं में बंधी रहती है, जिसमें मानव सुलभ सहजता, उन्मुक्तता या स्वच्छंद कल्पना के लिए विशेष स्थान नहीं है। निर्धारित और मानक रूप में मान्य भाषा प्रयोग की नियमावली का अनुसरण राजभाषा में आवश्यक है। राष्ट्रभाषा में राज्य की आत्मा बोलती है। समूचे देश की जनता की सोच, सांस्कृतिक विश्वास, धर्म और समाज संबंधी धारणाएं, जीवन के विविध व्यवहारिक पहलू, लौकिक, आध्यात्मिक प्रवृत्तियां, निजी और सामूहिक सुख दुख के भाव, लोक नीति संबंधी विविध विचार और दृष्टिकोण राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही साकार होता है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र के समक्ष सार्वजनिक स्थानों, तीर्थों, सांस्कृतिक केंद्रों, सभा स्थलों, गली मोहल्लों, हाट बाजारों, मेलों, उत्सव में प्रयुक्त होता है, जबकि राजभाषा का प्रयोग क्षेत्र कार्यालयों की चार दीवारी तक सीमित है। संपर्क भाषा स्वाधीनता प्राप्ति के बाद राजभाषा और राष्ट्रभाषा के अतिरिक्त एक अन्य संपर्क भाषा में प्रयुक्त होने की प्रयोग हिंदी के संबंध में प्राय होने लगा। ऐतिहासिक परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए इसे समझना बेहतर होगा। संपर्क भाषा का अर्थ है ऐसी भाषा जो विभिन्न भाषित क्षेत्रों के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करे। स्वभाषिक रूप से हिंदी सारे देश में संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती है। यह भाषा की एकमात्र भाषा है जिसे 40% से अधिक भारतीय प्रथम भाषा के रूप में तथा 30 से अधिक भारतीय द्वितीय भाषा के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इस कारण हिंदी भाषा के जनसाधारण के संपर्क की भाषा मानी जाती है। स्वाधीनता संग्राम में देश के हर कोने में हिंदी के राष्ट्रभाषा बनाने की मांग इसलिए उठाई गई थी कि हिंदी संपर्क भाषा के रूप में जन सामान्य द्वारा स्वीकृति थी। इस संपूर्ण बातचीत का अर्थ यह हुआ जैसे कि गुजरात में गुजराती, मराठी, मध्य प्रदेश में तो मालवी बोली जाती है, लेकिन जो हिंदी है जो सब समझते, भले हिंदी हम रोज उपयोग में नहीं लेते, लेकिन संपर्क के रूप में एक राज्य से दूसरे राज्य के संपर्क के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। संपर्क भाषा एवं राष्ट्रभाषा जिन देशों में भाषिक वैधर्य कम होता है वहाँ संपर्क भाषा की आवश्यकता कम होती है तथा राष्ट्रभाषा ही संपर्क भाषा का कार्य करती है। भारत जैसे बहुभाषी देश में संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा में अलग संबंध बनते हैं।
स्वाधीनता संग्राम में पूरे भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था, किंतु स्वाधीनता प्राप्ति के बाद गैर हिंदी भाषियों ने शब्द पर आपत्ति प्रकट की। उनका तर्क यह था कि यदि हिंदी राष्ट्रभाषा है तो क्या बंगला, तमिल, कन्नड़, मराठी आदि भाषाएं राष्ट्रीयता राष्ट्र विरोधी भाषाएं हैं। उन्होंने मांग की कि भारत के सभी भाषाओं को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। हिंदी को जो विशेष दर्जा दिया जाने की आवश्यकता है वह राष्ट्रभाषा का नहीं अपितु संपर्क भाषा का है। हिंदी भाषा की संपर्क भाषा है। हिंदी भाषा की संपर्क भाषा है, वह भारत की राष्ट्रभाषा भी है, किंतु उसके साथ साथ संविधान की 8वीं सूची में शामिल सभी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं हैं अथवा राष्ट्र की भाषाएं हैं। जहाँ तक राजभाषा का प्रश्न है, वहाँ संवैधानिक रूप से केंद्र स्तर पर हिंदी है तथा राज्य के स्तर पर राज्यों की अपनी भाषाएं हैं। भारत में हिंदी की स्थिति। भारत में हिंदी उक्त तीनों पदों पर प्रतिष्ठित मानी जाती है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार इसे भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत के अधिक से अधिक लोगों के स्वीकृत किए जाने के कारण राष्ट्रभाषा मानी जाती है, अतः अधिसंख्यक लोगों के द्वारा बोलचाल में प्रयुक्त किए जाने के कारण यह संपर्क या व्यवहारिक भाषा की श्रेणी में भी आती है। नोट: हिंदी भाषा अनौपचारिक रूप से तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा अनौपचारिक रूप से तो भारत की राष्ट्रभाषा मानी जाती है, परंतु भारत के संविधान में हिंदी के लिए राष्ट्रभाषा शब्द का उल्लेख कहीं भी प्राप्त नहीं होता। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग सर्वप्रथम बंगाल से हुई। तो क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की मांग सर्वप्रथम बंगाल से हुई थी। हिंदी को भारत की राजभाषा बनाए जाने का संक्षिप्त इतिहास। जब भारत के संविधान निर्मात्री सभा द्वारा भारत का संविधान बनाया जा रहा था, तब उसके समक्ष भारत की राजभाषा का प्रश्न आने पर 14 सितंबर 1949 को संविधान के एक सदस्य श्री गोपाल स्वामी अयंगर द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा बनाए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यानी कि 14 सितंबर 1949 को संविधान के एक सदस्य श्री गोपाल स्वामी अयंगर द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा बनाए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यह प्रस्ताव उसी दिन पूर्ण बहुमत से संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया एवं हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। हिंदी के लिए संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान के कुल 395 अनुच्छेदों 120, 210, 343 से 351 तक एवं 12 अनुसूचियों में से एक अनुसूची 8वीं में भाषा संबंधित प्रावधान किए गए तथा राजभाषा अधिनियम 1963 आया। उसके बाद राजभाषा अधिनियम 1967 आया। अंत में राजभाषा अधिनियम 1976 आया, जिसमें 12 धाराएं थी तथा हिंदी के साथ अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए वह राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया। विशेष तथ्य: अंग्रेजी के लिए प्रारंभ के केवल 15 वर्ष की छूट प्रदान की गई थी, परंतु यह अवधि समाप्त होने से पूर्व ही भारतीय राजभाषा अधिनियम 1963 संसद द्वारा 10 मई 1963 ईस्वी को पारित कर दिया गया। इसके द्वारा भारत में 26 जुलाई 1965 से द्विभाषी स्थिति प्रारंभ हो गई।
जिसके द्वारा संघ के सभी सरकारी प्रयोजन के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं प्रयुक्त किए जाने की छूट प्रदान कर दी गई। अर्थात कि 1963 संसद द्वारा 10 मई 1963 में ईस्वी को ये नियम पारित कर दिया गया कि इसके द्वारा भारत में 26 जून 1965 से द्वितीय भाषा की स्थिति हो गई और द्विभाषा चालू हो गई। सरकारी काम काजों के लिए द्विभाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों अनिवार्य कर दी गई। इस अधिनियम के अनुसार भाषा के आधार पर राज्यों को 3 भागों में बांटा गया। इसमें वे राज्य आते हैं जिन्होंने हिंदी को प्रथम भाषा स्वीकार किए हैं, जिसमें 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं जो निम्नलिखित है। राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली। ये 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। सूत्र: दिल्ली के राजा हरि सिंह खंड लेकर उत्तर के जहर बिछाए गए चले। ये सूत्र है 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश को याद करने की ट्रिक। अब खंड ख, इसमें वे राज्य आते हैं जिन्होंने हिंदी को द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया। इसमें 3 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं जो निम्नलिखित है। महाराष्ट्र है, पंजाब और गुजरात है। और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप है, चौथा। अब उसमें गैर हिंदी राज्य आते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख, जिसमें से 9 मान्यता प्राप्त। प्रारंभ में इनकी संख्या 14 थी। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा 15 सिंधी भाषा 15 नंबर की। 21वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, उसमें 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को स्वीकृत की गई। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ 1973 में 73 में, जो 16वीं भाषा कोंकणी, 17वीं मणिपुरी और 18वीं नेपाली के रूप में स्वीकृत की गई। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 19 बोडो, 20 डोंगरी, 21 मैथिली और 22 संथाली अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया। संविधान भाग 17 में भाग 1 से भाग 4 तक अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा हिंदी के संबंध में है। अनुच्छेद 343 में स्वीकृत है कि हिंदी भारत की राजभाषा है, लिपि देवनागरी है तथा हम अंतर्राष्ट्रीय अंकों 1, 2, 3 का प्रयोग करेंगे। पर अनुच्छेद 44 में राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जून 1955 में किया गया। इसके अध्यक्ष विजय खेर थे। इसमें 19 सिफारिशें दी गई। इसका प्रतिवेदन जुलाई 1956 में हुआ। कुल सदस्य 21 थे, 1 सदस्य प्लस 20, 1 अध्यक्ष और 20 सदस्य थे। इसमें कुल 21 सदस्य। अनुच्छेद 343, 46, 47 में प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 48 ग में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय और राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों की भाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 349 ग में हिंदी समृद्धि अधिनियम है, हिंदी संबंधित अधिनियम है। और अनुच्छेद 350 घ में जनसाधारण की शिकायतों की भाषा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 351 घर में भारत सरकार द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार के दायित्व, दिशा निर्देश व कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। हिंदी और अंग्रेजी भाषा के संस्करणों में
कोई विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होने पर अंग्रेजी का अनुवाद मान्य होगा। अनुच्छेद 348 भाग 17 के अनुसार। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो जल्दी ही मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।